मैं इंदौर पहुंचा तो ठंडी सर्दियों की शाम थी। हवा में हल्का धुआं फैला था और दूर से शहर के शोर की हल्की गूंज आ रही थी। मैंने पहले से ही अपनी रिसर्च कर ली थी, पुराने अखबारों की कटिंग्स पढ़ी थी और उन लोगों से बात की थी जिन्होंने इस चाल की डरावनी मौजूदगी को खुद महसूस किया था। मुझे पता था कि काजी की चाल कोई आम भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच एक पर्दा कुछ ज्यादा ही पतला लगता था। इंदौर की घुमावदार गलियों से गुजरते हुए मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ सही नहीं था। ये चाल शहर के पुराने और सुनसान हिस्से में थी, जहां अंधेरा घना और हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था। जैसे ही मैं इसके गेट तक पहुंचा, मेरी नज़र वहां लिखे काजी की चाल पर पड़ी। नाम फीका पड़ चुका था और पेंट जगह जगह से उखड़ रहा था। चाल खुद ही संकरी गलियों और जर्जर इमारतों का भटकाने वाला भूलभुलैया थी, जो आसपास के मॉडर्न शहर से बिल्कुल अलग लगती थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। बस कहीं दूर बच्चों की हंसी की हल्की सी गूंज और हवा की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, नजरें चारों ओर दौड़ते हुए किसी भी अजीब चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मैं चौल के अंदर बढ़ता गया, एक अजीब डर मेरे भीतर घर करने लगा। जितनी कहानियां सुनी थी वो अब अचानक सच्ची लगने लगी। एक पल को लगा कि शायद अकेले यहां आना सही फैसला नहीं था। जैसे जैसे मैं काजी की चाल की खोजबीन करता गया, अजीबोगरीब घटनाएं मेरे सामने आने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सूनी गलियों में किसी के कदमों की धीमी आहट गूंज रही थी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, इतनी हल्की कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना साफ जरूर था कि वहां कुछ तो है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन जितना अंदर जाता गया उतना ही लगते गया कि इस जगह में कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। मैंने फैसला किया कि कुछ स्थानीय लोगों से मिलकर इस चाल के भूतिया रहस्यों के बारे में और जानकारी जुटाई जाए। मेरा पहला पड़ाव था विमला बाई का घर। वो एक बुजुर्ग महिला थी जो सालों से इसी चाल में रह रही थी। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी का मिला-जुला भाव दिखा। मैंने इस चाल में बहुत कुछ देखा है, विमला बाई ने कांपती आवाज में कहा। यहाँ बच्चे खुद को मार लेते हैं, बिना किसी वजह के आग लगा लेते हैं। मेरा बेटा धर्मेंद्र, वो भी इसी तरह चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपने काबू में कर लिया हो, और उसने वो किया जो कोई भी सोच नहीं सकता था। मैं उनकी बात सुनते हुए अंदर ही अंदर सिहर गया। मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। मैंने पूछा, क्या आपने खुद कभी कुछ अजीब देखा या महसूस किया है? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। आंखें डर से भरी हुई थी। हाँ, मैंने फुसफुसाहटें सुनी हैं और परछाइयां भी देखी हैं। वे ज्यादातर रात में आते हैं, गलियों में भटकते रहते हैं, जैसे किसी चीज या किसी इंसान की तलाश में हो। मैंने इनके साथ जीना सीख लिया है, लेकिन डर कभी जाता नहीं। विमला बाई की कहानी बस एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में मैंने और भी लोगों से मुलाकात की। हर किसी के पास कोई ना कोई खौफनाक अनुभव था। बच्चों को अनदेखी ताकतों के बहकाने की कहानियां, रात भर गूंजने वाली रहस्यमयी आवाजें और चाल में हर वक्त छाए रहने वाले अजीब भारीपन की कहानियां।
ऐसा लगता था जैसे ये जगह किसी अंधेर रहस्य के साए में दबी हुई थी। फिर मैं अतीक नाम के एक शख्स से मिला, जिसने अपनी बेटी अतीशा से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सुनाई। उसकी आवाज गहरी उदासी में डूबी थी। 2013 में अतीशा हमारे घर में जलकर मर गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी पूरा घर वैसे का वैसा था, जैसे आग ने सिर्फ उसे ही निशाना बनाया हो। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया और ना ही हमें, पर मैं जानता हूं कि इस चाल में कुछ है, कोई बुरी ताकत जो मासूमों को अपना शिकार बनाती है। मेरी नोटबुक इन डरावनी कहानियों से भर चुकी थी। हर एक घटना के साथ मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि मैं किसी बेहद डरावनी हकीकत के करीब पहुंच चुका हूं, कुछ ऐसा जिसे समझाना आसान नहीं था। लेकिन अब मैं पीछे हट नहीं सकता। मुझे इसे अंत तक ले जाना ही था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जैसे जैसे मैं काजी की चाल के रहस्यों में और गहराई तक जाता गया, मुझे अपनी जुटाई हुई कहानियों में एक अजीब पैटर्न नजर आने लगा। ये सारी अलौकिक घटनाएं चाल के बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें ही निशाना बना रही हो। ये ख्याल मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मुझे इस राज की तह तक पहुंचना था। मैंने ठान लिया कि लोकल पुलिस स्टेशन जाकर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स खंगालूंगा। वहां का माहौल रोजमर्रा के कामों में उलझा हुआ था। अफसर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। मैं सीधे डेस्क सार्जेंट के पास पहुंचा, एक सख्त चेहरे वाला, मोटी मूछ वाला आदमी। मैंने उसे अपनी खोजबीन का मकसद बताया। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, जो भी ढूंढ रहे हो उसके जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन फिर भी उसने मुझे पुरानी फाइलों तक पहुंचने की इजाजत दे दी। एक छोटे हल्की रोशनी वाले कमरे में मुझे ले जाया गया। वहां धूल भरी अलमारियों में पीले पड़े पुराने कागज भरे हुए थे। मैंने घंटों उन रिपोर्ट्स को पढ़ा, हर पन्ने पर सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काजी की चाल में बच्चों की आत्महत्याओं की कई रिपोर्ट्स दर्ज थी। हर केस पहले से ज्यादा अजीब और खौफनाक। पैटर्न एक जैसा था। बच्चे अचानक बदलने लगते, चुप चुप रहने लगते, जैसे किसी के वश में आ गए हो। फिर बिना किसी चेतावनी के वो अजीब और भयानक तरीके से अपनी जान ले लेते थे। एक केस पर मेरी नजर अटक गई। हिना नाम की एक लड़की की फाइल। रिपोर्ट में लिखा था कि उसने खुद को अपने ही घर में आग लगा ली थी। ये वही घटना थी जो अतीक ने अपनी बेटी अतीशा के बारे में बताई थी। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर इस चाल में सच में कुछ था जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा था? अब मेरे पास और सवाल थे, लेकिन जवाबों के लिए मुझे फिर से चाल में ही जाना था। इस बार मैं पूरी तरह तैयार था। चाल की गलियों से लौटते ही एक अजीब बेचैनी मेरे अंदर घर करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हवा और ठंडी हो गई थी और वो अजीब फुसफुसाहटें अब तेज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई करीब ही खड़ा हो और कुछ कहना चाहता हो। मैं गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। सामने धुंध और छायाओं में लिपटी हुई एक परछाई थी, एक धुंधला भयावह प्रेत। उसकी आंखों की गहरी खाली जगहों ने मुझे जकड़ लिया। वो मुझे देख रहा था, नहीं, शायद बुला रहा था। मेरी सांस हलक में अटक गई, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा।
मुझे पता था कि मैं चाल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने की कगार पर था और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं काजी की चाल की घुमावदार गलियों में उस रहस्यमयी प्रेत का पीछा करता रहा। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, डर और जिज्ञासा के बीच झूलती हुई। वह धुंधली आकृति मुझे चाल के ठीक बीचों बीच ले आई, जहां छाए और गहरी हो चुकी थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। इस जगह की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अज्ञात भयावह शक्ति से जीवित थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कानों में गूंजती फुसफुसाहटें और तेज हो गई। वापस चले जाओ, रुको मत, मत जाओ आगे। आवाजों में हताशा थी, चेतावनी थी, लेकिन मेरे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक वह प्रेत एक जर्जर सुनसान इमारत के सामने ठहर गया। इसकी दीवारें उखड़ी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे। जगह जगह अंधेरे में डूबी हुई दरारें किसी नर्क के द्वार जैसी लग रही थी। मैं एक पल के लिए रुका। क्या सच में अंदर जाना सही रहेगा? लेकिन मैं जानता था कि अगर अब रुका तो यह रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। गहरी सांस लेकर मैंने इमारत के भीतर कदम रखा। उसी क्षण वह प्रेत हवा में घुलकर गायब हो गया। अंदर का माहौल ठंडा और घुटन भरा था। सड़ी हुई लकड़ी और नमी की दुर्गंध हवा में घुली हुई थी। मैंने अपने जैकेट की जेब से टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी फैलती गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। कुछ पुराने तांत्रिक चिन्ह जिन्हें आत्माओं को रोकने के लिए बनाया जाता था, लेकिन यहाँ कुछ गलत था। उन चिन्हों के ऊपर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। क्या ये चिन्ह किसी बुरी शक्ति को रोकने के लिए बनाए गए थे? मैंने खुद से सवाल किया। हवा भारी होती जा रही थी। कदमों की हल्की आहटें, किसी के चलने की सरसराहट, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरी टॉर्च झपकने लगी। रोशनी कमजोर होते होते पूरी तरह बुझ गई। मैं घनघोर अंधेरे में डूब चुका था और तभी मेरे कंधे पर एक ठंडा चिपचिपा हाथ आकर पड़ा। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी गूंज रह गई थी। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कौन है? मेरी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, बस खुप अंधेरे में गहराती फुसफुसाहटें और एक ठंडी सड़ी गली गंध। हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी पूरी ताकत से झटका दिया और उस अदृश्य पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरे हाथ कांपते हुए टॉर्च की ओर बढ़े। जैसे ही स्विच दबाया, एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरती चली गई और मेरे सामने जो था उसने मेरी सांसें रोक दी। भूतिया बच्चों का एक समूह। उनके चेहरे पीले और आंखें गहरी खोखली थी। वे स्थिर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी, एक दबी हुई हताशा। हमें मुक्त करो, एक धीमी भयानक आवाज गूंजी। वे मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मैं ही उनका अंतिम सहारा था। मैंने गहरी सांस ली। यह रहस्य जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रुका तो शायद मैं भी इन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं उन भूतिया बच्चों के समूह का पीछा करता हुआ
जीर्ण शीर्ण इमारत के अंधेरे गलियारों में गहराई तक उतरता गया। दिल की धड़कनें तेज थी। डर, जिज्ञासा और एक अजीब सी जिम्मेदारी के बोझ से भारी। वे बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनकी फुसफुसाहट अब तेज और बेचैन करने वाली थी। हमें मुक्त करो, वह हमें नहीं जाने देगा, बहुत देर मत करो। उनकी करुणा भरी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई दबा हुआ दर्द घनी हवा में घुला हो। जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ा, दीवारों पर उकरे हुए रहस्यमय प्रतीक और स्पष्ट होते गए। ये चिन्ह सिर्फ बुरी आत्माओं को रोकने के लिए नहीं थे, यह कुछ और ही था। ये किसी गहरे प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा थे, कुछ ऐसा जो सिर्फ आत्माओं को कैद करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनसे शक्ति खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आखिरकार बच्चे एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गए। उस दरवाजे पर जटिल और डरावने चिन्ह खुदे थे, मानो वे किसी गुप्त शक्ति को बंद करने के लिए बनाए गए हो। मैं एक पल के लिए रुका। क्या मैं सच में इस दरवाजे के पार जाना चाहता हूँ? लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजे को धक्का दिया। चरमराती ध्वनि के साथ दरवाजा खुला और मैं अंदर दाखिल हुआ। कमरा मंद रोशनी में डूबा था। हवा भारी और दमघोटू थी। चारों ओर दीवारों पर विचित्र चिन्ह बने थे। फर्श पर बिखरी धूल और राख किसी बीते अनुष्ठान की निशानी थी। लेकिन कमरे के केंद्र में जो था, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। एक पुरानी काली वेदी, जिसकी सतह सूखे खून से सनी हुई थी। बच्चों की धीमी सिसकियां अब चारों ओर गूंज रही थी। वे वेदी की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था। यहाँ हमारी कुर्बानी दी गई थी। मेरा गला सूख गया। यहाँ कुछ भयानक हुआ था। यह सिर्फ कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि किसी अकल्पनीय बुरी ताकत की कर्मभूमि थी। मैं आगे बढ़ा और वेदी के पास पड़ा एक छोटा सा छिपा हुआ डिब्बा देखा। उसे खोलते ही मेरी उंगलियों में एक पुरानी जली हुई नोटबुक आ गई। उसके पन्ने राख से सने थे, लेकिन जो कुछ भी बचा था वह काफी था इस जगह की सच्चाई उजागर करने के लिए। यह कोई साधारण डायरी नहीं थी, यह ग्रीमोयर था। एक ऐसी किताब जिसमें काले जादू, निश्चित अनुष्ठानों और आत्माओं को कैद करने के तरीकों का वर्णन था। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, एक अंधेरे रहस्य से पर्दा उठता गया। यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह एक प्राचीन दुष्ट इकाई थी, जो पीड़ा और बलिदान से शक्ति प्राप्त करती थी। यह वही शक्ति थी जिसने चाल के मासूम बच्चों को अपना ग्रास बनाया था, जो उन्हें इस दुनिया में भटका रही थी। लेकिन एक आखिरी पन्ने ने मुझे उम्मीद की किरण दी। प्रतिबंध अनुष्ठान। इसमें एक विधि थी जिससे इस इकाई को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता था, पर यह आसान नहीं था। अगर अनुष्ठान अधूरा रह गया तो इकाई और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। यदि इसे सही किया जाए तो यह हमेशा के लिए मिट जाएगी। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कमरे में पड़े बचे हुए तत्वों को इकट्ठा किया, चारों ओर से राख उठाकर वेदी पर एक पवित्र चक्र बनाया, ग्रीमोयर में दिए गए प्राचीन मंत्रों को दोहराने लगा। हवा भारी होने लगी, कमरा ठंडा पड़ने लगा। बच्चों की फुसफुसाहटें अब भय में बदल गई थी। और फिर अचानक
हवा में कंपन हुआ, अंधेरा गहराने लगा। वेदी की दरारों से एक स्याह धुआं निकलने लगा जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह इकाई अब मेरे सामने खड़ी थी, एक गहरी अस्थिर आकृति। उसकी आंखों में भटकती आत्माओं की पीड़ा झलक रही थी। तू मुझे बांध नहीं सकता। मैं सदियों से यहाँ हूँ। मुझसे कोई नहीं बच सका। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने मंत्र जारी रखा। मेरा गला सूख रहा था पर मैं लड़ रहा था। अचानक इकाई ने एक कर्कश चीख मारी। कमरा हिलने लगा। बच्चों की आत्माएं अब चमकने लगी, मानो उन्हें मुक्ति मिल रही हो। एक अंतिम मंत्र के साथ मैंने चक्र पूरा किया और इकाई जमीन पर गिर पड़ी। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा हल्की हो गई, वेदी चटक कर टूट गई। बच्चे अब मुस्कुरा रहे थे और फिर वे धीरे धीरे रोशनी में समा गए। मैं भी जमीन पर गिर पड़ा। काम पूरा हो चुका था। चाल अब मुक्त थी, लेकिन इसके अतीत की परछाइयां हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। काजी की चाल में उस भयानक रात के बाद भी उसकी गूंज अब भी हवाओं में तैर रही थी। मैंने उस जगह के निवासियों को वहां की भयावह सच्चाई से अवगत कराने के लिए अथक प्रयास किया। जब मैंने स्थानीय अधिकारियों के सामने अपने निष्कर्ष रखे तो उन्होंने पहले तो मेरी बातों को एक कपोल कल्पना समझा, लेकिन मेरे पास सबूत थे। वेदी के अवशेष, ग्रिमोयर के अंश और सबसे अहम, वहां के लोगों की भयभीत आंखें जो इस बात की गवाही दे रही थी कि उस चाल में कुछ बहुत गलत हुआ था। जल्द ही मेरी खोज की खबर पूरे इंदौर में आग की तरह फैल गई। काजी की चाल, जो अब तक बस एक हॉन्टेड जगह के रूप में जानी जाती थी, अब एक भयानक सच्चाई का प्रतीक बन चुकी थी। वहां का हर कोना, हर ईंट अब उन मासूम आत्माओं की चीख का बोझ लिए खड़ी थी। जब मैंने इस पूरी घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी तो वह रातों रात सनसनी बन गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने इसे कवर किया और अचानक मैं एक निडर खोजी पत्रकार के रूप में चर्चाओं में आ गया। लेकिन मेरे लिए यह शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी। असली इनाम तो वह सुकून था जो मैंने काजी की चाल के लोगों को दिलाया। अब वे रात को सुकून से सो सकते थे, बिना किसी अज्ञात डर के। वे अब अपनी खिड़कियों के बाहर देख सकते थे, बिना इस डर के कि कोई साया उन्हें घूर रहा होगा। धीरे धीरे चाल बदलने लगी। जो गलियां कभी एक भारी खामोशी से भरी थी, वहां अब बच्चे फिर से खेलने लगे। जो घर कभी वीरान लगते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था मानो उस जगह से अंधेरा छटने लगा हो। एक दिन जब मैं वहां के गलियारों से गुजर रहा था तो मेरी नज़र विमला बाई पर पड़ी। वही बुजुर्ग महिला जिसने सबसे पहले मुझसे अपनी कहानी साझा की थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। आपने हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा की है बेटा, उन्होंने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। हमारे बच्चे अब डर कर नहीं जागते। हमारी रातें अब सिहरन से भरी नहीं होती। चाल आखिरकार उस अंधेरे से मुक्त हो गई है जिसने इसे बरसों से जकड़ रखा था। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। मैं बस मुस्कुरा दिया। मुझे खुशी है कि मैं कुछ बदलाव ला सका विमला बाई, मैंने कहा। अब यहाँ कोई मासूम नहीं भटकेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक आखिरी बार चारों ओर देखा। जहाँ कभी साए मंडराते थे, वहाँ अब सूरज की किरणें
बढ़ रही थी। जो गलियां कभी अंधेरे की गवाही देती थी, अब उनमें नई जिंदगी थी। लेकिन मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं, कई डरावनी कहानियां जो अंधेरों में दबी पड़ी है।